हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करते हैं 26 और 27 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप इस एनालिसिस को करते रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यूपीएससी में आने वाले कोई भी किसी भी प्रकार के करंट अफेयर्स के सवाल या फिर स्टैटिक के भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम जब भी करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं आपको पता है कि हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं, तो आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। ठीक है ना, तो हैव फेथ। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। ठीक है, कल का न्यूज़ एनालिसिस मिस हुआ था तो आज हम कल और आज दोनों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सवालों के साथ, जो कि जिनका जवाब आप देंगे ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, नसीम अल बहर एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, किन दो कंट्रीज़ के बीच होती है? ऑप्शंस आपके सामने, इंडिया ओमान, इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया यूएई या इजराइल इराक। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, इंडिया ओमान। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो अच्छी बात है। मुझे कमेंट सेक्शन में बस इतना बताइएगा कि आपने कितने सही किए इन 3 सवालों में से। ठीक है ना। दूसरा सवाल है, फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। तो फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने, स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग मैलवेयर थ्रेट्स, improving procedures of right to information applications, informing citizens regarding unhealthy ingredients या regulating OTT platforms। तो आपको बताना है फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग किससे रिलेटेड है। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शंस आपने देख लिया होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, यानी कि इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स रिगार्डिंग अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स। तीसरा सवाल है, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर इज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर इनमें से कौन रिलीज करता है? ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वर्ल्ड बैंक, बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने तीनों सवाल अटेम्प्ट कर लिए। आई होप आप बताएंगे मुझे कि कितने आपने सही किए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबर के साथ, बर्थ सर्टिफिकेट टू बी मेड मैंडेटरी फॉर जॉब्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट्स एंड वोटिंग राइट्स। तो आप लोगों में से जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हाल फिलहाल में आप उसको बनाने के लिए आप जाकर के नगर निगम या इनसे प्रयास कर लीजिए और आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसको बनवा लीजिए। ठीक है ना। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी होने वाला है फ्यूचर में जॉब्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट्स एंड वोटिंग राइट्स के लिए। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि भैया आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दें, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूजन इन द वोटर लिस्ट, अपॉइंटमेंट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, इशूइंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेज एंड पासपोर्ट। देखो मैंने तो अपने सारे इनमें से काम कर लिए, चाहे जॉब का काम हो, चाहे एडमिशन का काम हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का काम हो, लेकिन आप लोग ज़रूर करवा लीजिए अगर आपके में से किसी के पास मिसिंग है तो। ठीक है ना। अच्छा, ये अब ये ड्राफ्ट बिल आ रहा है टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969। तो ये भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि कौन सा एक्ट अभी तक था। तो जो एक्ट था उसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। अभी उसको अमेंड करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल जो है आई थिंक विंटर सेशन में ही आ जाएगा। द अमेंडमेंट, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वही है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी किया जाएगा फॉर ऑल दीज पर्पसेस, एंड इसको डेथ सर्टिफिकेट को भी मैंडेटरी किया जाएगा फॉर हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ ऑल द डेथ सर्टिफिकेट्स, है ना। एंड जिसमें कि स्टेटिंग द कॉज ऑफ डेथ, लोकल रजिस्टर मतलब लोकल रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि क्या कॉज ऑफ डेथ था, ये सब सारी चीज़ें डिसीज के रिगार्डिंग बतानी पड़ेगी। तो डेथ सर्टिफिकेट भी बनाना मैंडेटरी है एंड बर्थ सर्टिफिकेट दूसरे कारणों से मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अभी तक जो एक्ट चल रहा था वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 का एक्ट चल रहा था, तो ये ज़रूर लिख लीजिएगा। दूसरी न्यूज़ देखते हैं, रिक्रिएटिंग सैक्रेड ग्रूव्स इन नॉर्थ तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो बात जो चल रही है वो चल रही है सैक्रेड ग्रुप्स की बात चल रही है। तो अगर हम सैक्रेड ग्रुप्स की बात करें तो सैक्रेड ग्रुप्स आर ट्रैक्ट ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट्स दैट इज प्रोटेक्टेड ट्रेडिशनली बाय लोकल कम्युनिटीज एज अ होल एंड हार्बर अ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो ये सैक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं, ये कम्युनिटी जो रहती है, लोकल कम्युनिटी रहती है, वो प्रोटेक्ट करती है। और इसके देखो 2-3 एस्पेक्ट्स रहते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट रिलीजियस भी इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस तो है ही उसका सैक्रेड ग्रुप्स का, एक क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस तो है ही उसका, लेकिन इसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी रहता है। सैक्रेड ग्रुप्स, उनको सैक्रेड माना जाता है, उसको उनकी पूजा की जाती है। ज़्यादातर ये लोकल जो कम्युनिटीज़ रहती है, लोकल जो ट्राइब्स रहते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं इनको। ठीक है ना। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल ट्राइब्स एंड लोकल पीपल। तो सैक्रेड ग्रुप्स आर बेसिकली वर्जिन फॉरेस्ट दैट आर प्रोटेक्टेड ट्रेडिशनली बाय लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है ना। एंड दे कैन रेंज फ्रॉम फ्यू स्क्वायर मीटर्स टू सेवरल हेक्टेयर्स। एक और इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं टेक्निकल पॉइंट आपको बता दूं, जैसे कि आपने जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है एक्स सिटू मेथड होता है, एक इन सिटू मेथड होता है, ठीक है ना। तो जैसे एक आपने पढ़ा होगा, जैसे एक्स सिटू में जब एरिया जहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाहर उसको प्रोटेक्ट किया जाए, फॉर एग्जांपल सीड बैंक के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाए किसी चीज़ को, या जीन बैंक के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाए अलग से, जैसे स्वेलबार्ड में एक सीड बैंक बना दिया है ना नॉर्वे में। तो ये सारे जो प्रोटेक्शन के मेथड हैं एक्स सिटू मेथड्स हैं, मतलब कि जहाँ पर वो एग्जिस्ट करना चाहिए उसके बाहर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। और इन सिटू जो होता है, इन सिटू मेथड जो होता है मतलब जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वहीं पे, मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गया, आपने सैक्रेड ग्रुप्स हो गए, ये सब आपके इन सिटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। ये टेक्निकल पॉइंट था इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया कंजर्वेशन के दो मेथड्स, इन एक्स सिटू एंड इन सिटू, तो याद रखिएगा। अच्छा, पीपल बिलीव दैट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस टू द सैक्रेड ग्रुप्स विल अफेंड द लोकल डीटी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, तो रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है कि जो लोकल पीपल होते हैं उनका ये मानना रहता है कि अगर हमने इन फॉरेस्ट को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया तो ये लोकल डीटी जो है उसको अफेंड करेगा एंड इट विल कॉज डिसीज, कैलामिटीज एंड फेलियर ऑफ द क्रॉप्स एंड ऑल। इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा सैंक्टिटी प्रदान की जाती है सैक्रेड ग्रुप्स को फ्रॉम एरियाज टू एरियाज। एंड सैक्रेड ग्रुप्स को लीगली भी प्रोटेक्ट किया गया है, एक चीज़ लिख लीजिएगा, लीगली भी प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द कम्युनिटी रिजर्व। इनको कम्युनिटी रिजर्व के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है लीगली अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया था कि सैक्रेड ग्रुप्स विल बी प्रोटेक्टेड अंडर द एज द कम्युनिटी रिजर्व्स। इनको कम्युनिटी रिजर्व्स के रूप में प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ जगहों पे इनके नाम है, जैसे आंध्र प्रदेश में इनको थिमम्मा मारीमामू बोलते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट बैनियन ट्री, है ना। आंध्र प्रदेश में ये गूटी बेलू विलेज में है। लोकल टर्म वहाँ पे पवित्र वन बोला जाता है, इनको पवित्र वन बोला जाता है, ठीक है ना। एंड तमिलनाडु में जैसे इनको कोवी काडुगल, स्वामी शोला, कोली काडू, कट्टू कोली, वन्ना कोयल, ये सब कहा जाता है इनको, ठीक है ना। उड़ीसा में जैसे इनको जहेरा एंड ठाकुरम्मा बोला जाता है, जहेरा और ठाकुरम्मा। अरुणाचल प्रदेश में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे बनियन, पीपल, अशोक, बेला, इन सब के पेड़ भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एंड असम में जब आप देखेंगे तो देर आसाम, इन असम ऑल्सो दे आर। तो तमिलनाडु वाला जो सैक्रेड ग्रुप्स के रीजन कौन कौन से हो गए, अगर आप देखें तो ओवरऑल ऑल इंडिया पाए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाले हो गए। फिर हम नॉर्थ ईस्ट में बहुत देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा, आसाम में, इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा आपको सैक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एंड बिहार रीजन में भी आपको देखने को मिले, छोटा नागपुर रीजन हो गया, वहाँ पे सरहुली मांदेर बोलते हैं, सरहुली मांडेर कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में आपको माता गुड़ी, देवगुड़ी, गाँव देवी के नाम से जाना जाता है सैक्रेड ग्रुप्स को, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे गोवा में आपको सैक्रेड ग्रुप्स जो है, वहाँ पे केरी विलेज है, सत्तारी का केरी विलेज है, केरी विलेज में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे सैक्रेड ग्रुप्स आपको, ठीक है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे देवराई और पण कहा जाता है, देवराई और पण, ठीक है ना। तो गुजरात में भी आपको सैक्रेड ग्रुप्स मिलेंगे। गुजरात में इनको साबरकंठा, दाहोड़, बांसकंठा, ये सब नाम दिए जाते हैं। साबरकंठा, दाहोड़ और बांसकंठा ये नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना। और हरियाणा में इनको गुरुद्वारा ग्रोव कहा जाता है, गुरुद्वारा ग्रोव कहा जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको ग्रुप्स को देव वन कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में देव वन कहा जाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में इनको कहा जाता है बानीज, बानी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में इनको बानी कहा जाता है। झारखंड में इनको सराना और जहेरथान कहा जाता है, सराना और जहेरथान, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सरहुल फेस्टिवल भी आपको पता होगा, सरहुल फेस्टिवल साल वृक्षों के फ्लावरिंग के टाइम पे स्टार्ट किया जाता है। तो ये सब मतलब अलग अलग वो हैं। कर्नाटका में जैसे इनको स्मॉलर ग्रुप्स कण और मतलब कण में डिवाइड किया, स्मॉलर एंड लॉन्गर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्मॉलर ग्रुप्स को कहा जाता है कण एंड लार्जर ग्रुप्स को कहा जाता है देवर काडू और देवर कान, ठीक है, कण और देवर कान, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख सकते हैं, दैट इज द थिंग। केरला में इनको मतलब केरला में भी बहुत ज़्यादा हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो केरला में इनको कहा जाता है कावू, सर्प कावू। मध्य प्रदेश में भी आपको मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश में आपको शराना, देवकोट, माटीकोट, देवस्थली, बुद्धदेव, ये नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र में इनको देवराई, देवराहटी या देवरई कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको लगभग सारे स्टेट्स के ही कुछ नाम बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे। आप इनको तो दिमाग में रखिएगा। सैक्रेड ग्रुप्स का मैंने आपको लीगल प्रोटेक्शन का भी बता दिया और ओवरऑल भी बता दिया।
ठीक है। और कल के भी फ्रंट पेज की मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखो कल के फ्रंट पेज में भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू मनरेगाज एफिकेसी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है कमेटी जो कि रिव्यू करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। याद रखिएगा मनरेगा में आपको 3 ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। जैसे मनरेगा है ना, MGNREG ये जो है, उसमें आपको 3 टर्म्स है जो याद रखना है कि एक तो ये रूरल एरियाज़ के लिए है, रूरल एरियाज़ के लिए है, रूरल एडल्ट के लिए है, फॉर अनस्किल्ड वर्क। ये ज़रूर याद रखेगा, रूरल एडल्ट डूइंग अनस्किल्ड वर्क। तो ये तो रूरल एडल्ट और अनस्किल्ड तीनों ही शब्द आप याद रखेगा, इसके लिए था। और 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था इसके अंतर्गत। और कई लोगों ने वैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था 2005 में, और इस स्कीम के अंतर्गत 100 दिनों का अनस्किल्ड वर्क दिया जाता था रूरल एडल्ट हाउस होल्ड को। अब जो कमेटी बनाई गई है याद रखिएगा, दिस कमेटी हैज़ बिन फॉर्म्ड एंड दिस कमेटी विल बी हेडेड बाय अमरजीत सिन्हा, जो कि पहले फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी भी फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये। तो अमरजीत सिन्हा नाम याद रखेगा। ही हैज़ बिन टास्क्ड फॉर स्टडिंग द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड द डिमांड फॉर मनरेगा वर्क, एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स एंड इंटरस्टेट वेरिएशंस। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए अमरजीत सिन्हा जी के मतलब उसमें सुपरविजन में कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट्स व्यू ऑन अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज। अब याद रखिएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली गवर्नमेंट से पूछा है कि आप क्या अलाउ करना चाहते हैं सोलेमनाइजेशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट और नॉट। आप सबको पता होगा स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 का, इट प्रोवाइड्स अ सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉज। तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 प्रोवाइड्स अ सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉज। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर क्या सेम सेक्स मैरिज को भी अलाउ किया जा सकता है? दिस इज नाउ द बिग क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड। और आप लोगों को पता होगा कि नवतेज जौहर जो केस था, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। ये केसेस भी याद रखिएगा, द नवतेज जौहर केस, जिसमें कि होमोसेक्सुअलिटी वाज डीक्रिमिनलाइज, सेक्शन 377 याद रखेगा। एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर वही जो सवाल है कि क्या हम इसको सेम प्रोटेक्शन दे सकते हैं टू द LGBT कम्युनिटी, क्या हम उनको सेम सेक्स मैरिज की परमिशन दे सकते हैं? अभी इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, ये याद रखें, मतलब वो लीगल नहीं है, केवल डीक्रिमिनलाइज किया गया था, सेम सेक्स इंटरकोर्स डीक्रिमिनलाइज किया गया था, सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन द सेम सेक्सेस डीक्रिमिनलाइज किया गया था, लेकिन सेम सेक्स मैरिज अभी भी इंडिया में नहीं है, याद रखिएगा। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं, पिटिशनर कुछ कह रहा है, कोर्ट कुछ कह रहा है, लेकिन द फाइनल जजमेंट हैज़ नॉट बीन डन येट। आ जाते हैं आज के न्यूज़पेपर में, देखते हैं क्या कोई और इम्पॉर्टेंट खबर है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो बहुत सारे ऐसे आज तो न्यूज़ आइटम काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं, आगे बढ़ते जाएं पहले अपन, फिर देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आइटम्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। हाँ, यहाँ पे 2 न्यूज़ आइटम्स आपको दिख रहे होंगे। PSLV C-54 सक्सेसफुली प्लेसेस 9 सैटेलाइट्स इन मल्टीपल ऑर्बिट्स। तो पहले तो PSLV C-54 का सक्सेसफुल प्रक्षेपण किया गया। PSLV C-54 में सबसे इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट थी वो थी EOS-06, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसके अंदर ओशियन सैट 3 गया था। ठीक है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसके अंदर ओशियन सैट 3rd एडिशन जो था ओशियन सैट का वो गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें भूटान की एक सैटेलाइट हमने जरूर रिलीज़ की थी। 8 नैनो सैटेलाइट्स वर देयर, जिसमें कि इसरो नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान थी, INS-2B जिसको बोलते हैं, मतलब कि नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान थी। इसके अलावा आनंद नाम की थी, एस्ट्रोकास्ट थी विच इंक्लूडेड 4 सैटेलाइट्स एंड 2 थाइबोल्ट सैटेलाइट्स भी थी। ठीक है ना, so these things were there. EOS-06 is OceanSat series 3rd generation satellite, OceanSat 3 जिसको हम बोलते हैं, OceanSat series 3rd generation satellite, and this is the 56th flight of PSLV and 24th flight of PSLV XL version। याद रखिएगा XL का 24 था। इसके अलावा याद रखिएगा कि EOS-06 जो है it will be envisaged to observe ocean color data, sea surface temperature, wind vector data used in oceanography,
climatic and meteorological applications. The satellite also supports value-added products such as potential fishing zones using chlorophyll, SST and wind speed and land-based geophysical parameters. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओशियनसैट सैटेलाइट 03 जो एडिशन है, EOS 06 या ओशियनसैट का थर्ड सीरीज़ का जो सैटेलाइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भूटान के साथ जो हमने कोलैबोरेटिव मिशन किया है INS-2B का, उसके कारण भी जो हमारा रिलेशन है भूटान के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। हालांकि हम एक डोमिनेंट हैंड रखते हैं भूटान के कंपैरिजन में, लेकिन अदर एनीवेज यू हैव टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फ़ैन फॉलोइंग इन योर लोकल एरिया। जैसे हमारा इंडिया है तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, साइंटिस्ट यूज्ड 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स इन द रॉकेट। पहली बार ऐसा हुआ कि 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। एंड पहले EOS 06 को 732 किलोमीटर पे छोड़ा गया है ना। इसके अलावा द पैसेंजर सैटेलाइट्स वर प्लेस्ड सिक्वेंशली वन आफ्टर लोअरिंग द एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट टू अबाउट 528 किलोमीटर्स। तो पहले 732 में किया गया, फिर 528 में, अलग अलग उसमें किया गया। INS-2B एक इंडिया भूटान की सैटेलाइट है। आनंद जो है वो पिक्सल इंडिया लिमिटेड का एक सैटेलाइट है। थाईबोल्ट जो है उसमें ध्रुव स्पेस लिमिटेड का है। एस्ट्रोकास्ट जो है वो स्पेस फ्लाइट फ्रॉम स्पेस फ्लाइट US, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। तेलंगाना स्कोर्स डबल विन एट यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। तो यहाँ पे तेलंगाना को डबल एक अवार्ड मिला है, एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। और अब इसमें 2 जो अवार्ड मिले हैं, एक तो कुतुब शाही टूम कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में जो है, कुतुब शाही टूम्स कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, उसके स्टेप वेल्स को दिया गया है। स्टेप वेल्स को 17वीं सेंचुरी में ये स्टेप वेल्स बनाए गए थे कुतुब शाही टूम कॉम्प्लेक्स के अंदर हैदराबाद में, याद रखिएगा। दूसरा जो अवार्ड दिया गया है वो कंजर्वेशन वर्क ऑफ द डोमाकोंडा फोर्ट, डोमाकोंडा फोर्ट के कंजर्वेशन के लिए, विच इज़ 18वीं सेंचुरी कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है ये, है ना। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में डोमाकोंडा फोर्ट, इनको भी अवार्ड दिया गया है। एक फैक्ट बता दूं मैं आपको, जैसे कुतुब शाही का नाम चूंकि आया है, तो जब बहमनी एम्पायर का ब्रेकेज हुआ, जब वो टूटा 1518 के आसपास, मतलब 1518 में द सल्तनत ब्रेक इनटू 5 स्टेट्स, जिनको हम डेक्कन सल्तनत बोलते हैं, कलेक्टिवली नोन एज डेक्कन सल्तनत। 5 में थी। एक तो थी आदिल शाही बीजापुर की, ये एरियाज याद रखिएगा, ये मैथ्स द कॉलम में पूछ सकता है। आदिल शाही थी बीजापुर की, निज़ाम शाही थी अहमदनगर की, इमाद शाही थी बरार की, कुतुब शाही थी गोलकोंडा की एंड बरीद शाही थी बिदार की। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आदिल शाही थी बीजापुर की, आदिल शाही कहाँ की थी? बीजापुर की। निज़ाम शाही थी अहमदनगर की, इमाद शाही थी बेरार की, और कुतुब शाही थी गोलकोंडा की, बरीद शाही थी बिदार की, ठीक है ना। बरीद शाही थी बिदार की। अब जैसे याद रखना, जैसे कुतुब शाही को कैसे याद रखते हैं, कुतुब के लिए क्यों बनाते हो ना, तो ये गोल है ना, इसीलिए ये कहाँ पर है? गोलकोंडा में थी, ठीक है ना। इट वॉज इन गोलकोंडा, ठीक है ना। और बरीद और बिदार तो बिल्कुल एक ही ये याद रखते, जैसे बरीद शाही बिदार, मतलब इसी के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया। अगर आप दोनों को देख लो तो अल्फ़ाबेट सेम है ना, बस उसको रीअरेंज किया गया। तो बरीद और बिदार, तो जैसे कुतुब शाही, गोलकोंडा और बरीद शाही तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। दूसरा निज़ाम शाही सबसे इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखो, अगर आप सबसे देखो इंपॉर्टेंस में से, निज़ाम शाही नाम सबसे खतरनाक नाम है, निज़ाम शाही अहमदनगर, एक जैसा ही नाम है, तो अहमदनगर निज़ाम शाही भी याद रख सकते हैं। और आदिल शाही बीजापुर और इमाद शाही बेरार, थोड़ा बस ये आपको देखने हैं, बाकी 3 के तो मैंने आपको तरीके ऑलरेडी बता दी है, तो इसको आप याद रखिएगा। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर। गुट्टी कोया ट्राइब फेसेस प्रोसिक्यूशन आफ्टर द FRO's मर्डर। आपको मैंने बताया था कि रेंजर ऑफिसर का मर्डर कर दिया था अभी गुट्टी कोया ट्राइब ने, है ना, तेलंगाना में ही। तो अब उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चार्जेस बनाए जा रहे हैं और उनको उनके होम स्टेट में भेजे जाने की बात की जा रही है। तो गुट्टी कोया ट्राइब याद रखिएगा, उनका होम स्टेट छत्तीसगढ़ है। तो गुट्टी कोया ट्राइब का जो होम स्टेट है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और 2005 में गुट्टी कोया ट्राइबल्स दे स्टार्टेड क्रॉसिंग द छत्तीसगढ़ अराउंड 2005 एंड उनको वहाँ पे प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा था सल्वा जुडुम का प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा था। सल्वा जुडुम वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया को ही सल्वा जुडुम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। और वहाँ उनके खिलाफ वो प्रोसिक्यूशन कर रहे थे किसका? गुट्टी कोया ट्राइबल्स का। तो 2005 में फिर ये इधर आना शुरू कर गए तेलंगाना में। अब इनको वापस बोल रहे हैं कि वहाँ भेज दो।
आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यू कैन मूव वेरी इजीली विद मी। बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स अच्छे अच्छे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, देखो आप लोग, और बिल्कुल इसी तरीके से हम करते रहेंगे। न्यू एरा इन इंडो भूटान टाइज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि INS-2B जो है नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान जो हमने रिलीज़ किया है PSLV C-54 में, विच हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज़। ये ज़रूर इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा आगे ले जाएगा, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है हिमालयन याक गेट्स फूड एनिमल टैग, मिल्क एंड मीट टू बी यूज्ड। अब हिमालयन याक को फूड एनिमल टैग दे दिया गया है फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस केवल इतनी न्यूज़ से हमको दो चीज़ पता चल जाती है। पहला तो ये कि फूड एंड एनिमल टैग जो दिया जाता है वो कौन देता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया देता है, FSSAI जिसको हम बोलते हैं, वो फूड एनिमल टैग देती है। दूसरा हिमालयन याक को दिया गया है, ठीक है ना। अब ये कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है, टू चेक द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड बोवाइन। जो हिमालयन याक है इट्स अ हाई एल्टीट्यूड बोवाइन एनिमल, और इसके नंबर्स में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कमी देखने को मिलेगा, लगभग 25-26% की कमी अभी रिसेंटली देखने को मिली है। याक हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टी डिमेंशनल सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक रोल प्ले करता है नोमैड्स के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको 25% 2012 से लेकर के अगर आप 2019 का डेटा देखेंगे तो आपको 25% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा इन द पॉपुलेशन ऑफ द हिमालयन याक। और ये क्यों घट रहा है, बिकॉज ऑफ द डिस्करेजिंग रिम्यूनरेशन। लोगों को चाहिए भैया इनसे पैसा, लेकिन पैसा उतना मिल नहीं रहा है, तो अब इसको फूड और एनिमल टैग, फूड एनिमल टैग दे दिया गया है इसका मिल्क और इसका जो मीट है इसके लिए, और इससे हो सकता है लोगों का और ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें बढ़े एंड इसके याक्स के जो मतलब इनका जो रियरिंग है उसको और बढ़ाया जाए। इंडिया इज़ द लोन एब्सेंटी एट चाइनाज इंडिया ओशियन फोरम ऑफ 19 कंट्रीज। अभी रिसेंटली चाइना ने इंडियन ओशियन रीजन फोरम किया था, जिसमें 19 कंट्रीज थी फ्रॉम द रीजन, जिसमें इंडिया के सारे नेबर्स तो थे लेकिन इंडिया ही नहीं था। उनमें से जो कंट्रीज गई थी वो थी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। लेकिन इंडिया इसमें नहीं पहुंचा था, और इसको होस्ट किया था यहाँ पे चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी ने, सिडका जिसको बोलते हैं, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी। एक ऐसी एजेंसी, चाइना की नई डेवलपमेंट एड एजेंसी है, ये डेवलपमेंट एड एजेंसी है। इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया था चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम में, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लैक कोरल्स नियर ऑस्ट्रेलिया। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं ब्लैक कोरल्स को ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ये तो आप याद रखिएगा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, आपकी ग्रेट बैरियर रीफ वो किस एरिया में आती है, वो आपकी क्वींसलैंड वाले पार्ट में आती है। अब आप एक बार मैप देख करके मुझे बस इतना आता है कि क्वींसलैंड का एरिया ईस्टर्न साइड में है कि वेस्टर्न साइड में, केवल इतना चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ब्लैक कोरल्स डिस्कवर किए गए। मैं आपको ब्लैक कोरल्स के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ आपको, देखना। तो ब्लैक कोरल्स एक तो आपके शैलो वाटर में भी पाए जाते हैं, हाँ शैलो वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि 50 मीटर के बाद ही पाए जाते हैं, मतलब 50 मीटर के बाद ही, 50 मीटर से अंदर नहीं। तो शैलो वाटर में तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये डाउन डेप्थ में भी, मतलब 8000 मीटर तक की डेप्थ में भी मिल सकते हैं। और ये ऐसे ब्लैक कोरल्स ऐसे हैं कि दे कैन लिव फॉर ओवर 4000 ईयर्स, 4000 सालों से भी ज़्यादा ये रह सकते हैं। तो शैलो वाटर में भी और डीप डाउन वाटर में भी ये मिल जाते हैं, और ये आपके 4000 साल से ज़्यादा भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ब्लैक कोरल्स नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक कलर के होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लिख लीजिएगा। तो कौन सा पार्ट इनका ब्लैक है, इनका पार्ट जो ब्लैक है वो स्केलेटन है। द स्केलेटन ऑफ ब्लैक कोरल्स इज ब्लैक, ये लिख लो आप लोग। द स्केलेटन पार्ट ऑफ ब्लैक कोरल्स इज ब्लैक, ओवरऑल दे आर नॉट ब्लैक। आप देखेंगे तो ऑरेंज, येलो ऐसे कलर के दिखेंगे, बट देयर स्केलेटन इज ब्लैक। दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड द ब्लैक कोरल्स, है ना। तो ऐसे पास पॉपुलर बिलीव दैट कि ब्लैक कोरल्स ब्लैक होते होंगे, बट ऐसा है नहीं। ब्लैक कोरल्स स्केलेटन इज डेफिनेटली ब्लैक, बट वो उसके अलावा बाकी कलरफुल रहेंगे, ठीक है ना। और ब्लैक कोरल्स आर प्लेस्ड अंडर द, जो ऑर्डर है वो है एंटीपथारिया, याद लिख लीजिए एंटीपथारिया। फाइलम इज निडारिया, देन क्लास इज एंथोजोआ
एंड सब क्लास इज हेक्साकोरालिया। याद रखिएगा इसको, जो ऑर्डर है वो है एंटीपथारिया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड देयर बेसिकली देयर स्केलेटन इज ब्लैक, देयर ओवरऑल कलर इज नॉट ब्लैक। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। साइंस सेगमेंट की एक और न्यूज़ देखते हैं। लीप सेकेंड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिशियल क्लॉक्स फ्रॉम 2035। 2035 से जो लीप सेकेंड्स को ऐड करने की प्रोसेस है उसको हटा दिया जाएगा। अब देखो, मीटरोलॉजिस्ट ने एग्री किया है कि दे विल स्टॉप एडिंग द लीप सेकेंड्स टू द ऑफिशियल क्लॉक्स टू कीप देम इन सिंक विद द वेरिएशंस इन अर्थ्स रोटेशन। देखो हो क्या रहा था, अर्थ रोटेट करती है, बट हो सकता है कि अर्थ के रोटेशन में कभी स्लो डाउन आपको देखने को मिल जाए, कभी आपको स्लो हो जाए अर्थ की रोटेशन। अब ये अर्थ की रोटेशन स्लो क्यों होगी? इट माइट स्लो बिकॉज ऑफ द मून्स पुल, है ना। इट अर्थ रोटेशन कैन स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द मून्स पुल एज वेल, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। तो अब क्या होता है, जैसे स्लो हुई तो आपको कई बार 1 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, इसको हम लीप सेकंड बोलते हैं। तो अभी जो मीटरोलॉजिस्ट उन्होंने ये एग्री किया है कि द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग अ लीप सेकंड विल बी पुट ऑन होल्ड फ्रॉम 2035। 2035 तक ये प्रोसेस चलेगी, लेकिन 2035 के बाद द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग द लीप सेकंड विल बी स्टॉप्ड। तो याद रखिएगा, दैट इज अ थिंग। स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, तो स्लीप यहाँ पे ऑथर ने कहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडोलसेंट्स के लिए, जो टीनेजर्स हैं उनको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको कम से कम 9 से 12 घंटे सोना चाहिए। एडोलसेंट्स को 8 से 10 घंटे, और कम से कम 6 से 8 घंटे, जो हम एडल्ट हैं और आप लोग हैं उनको भी 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो वो 6 घंटे तो सोना चाहिए, 6 घंटे सो कम से कम, है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है स्लीप के 2 स्टेज होते हैं, एक होता है रेम स्टेज और दूसरा नॉन रेम स्टेज। तो रेम स्टेज जो होता है उसको रैपिड आई मूवमेंट स्टेज बोलते हैं, और दूसरा जो नॉन रेम स्टेज है, रेम स्लीप हमारे यहाँ की उसकी 20% स्लीप कंसीडर करते हैं इसको। इसमें ड्रीम्स और ये सब चीज़ें होती हैं। जो नॉन रेम स्लीप है वो लगभग 80% पार्ट होता है, एंड ये इंपॉर्टेंट होता है टू इम्प्रूव द कंसोलिडेशन एंड टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेंथनिंग मेमोरीज एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये सब चीज़ों के लिए, मेमोरीज के लिए, स्ट्रेंथनिंग मेमोरीज के लिए, न्यू थिंग्स को लर्न करने के लिए ये 80% की जो नॉन रेम स्लीप है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग आपको मैंने बता दी है, सो लेना उतना। अगली न्यूज़ है प्रिवेंटिंग सुसाइड्स, व्हाट इज़ द न्यू स्ट्रैटेजी। अब आप सबको ये पता होगा, मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री, सॉरी नॉट होम मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, उसने फर्स्ट एवर नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी बनाई गई है इसको बहुत ही करीब से कोशिश की गई कि WHO की जो गाइडलाइंस हैं फॉर सुसाइड प्रिवेंशन उनको इंक्लूड किया जाए, ठीक है ना। अब इसमें क्या अचीव करना है? सबसे पहले एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना है जहाँ पे लोगों के लाइफ्स की वैल्यू हो एंड उनको सपोर्ट किया जाए व्हेन दे नीड इट। और अभी जो इसका शॉर्ट टर्म एम है वो ये है कि 2030 तक मोर्टैलिटी को कम से कम, जो सुसाइड रिलेटेड मोर्टैलिटी उसको कम से कम 10% से हम रिड्यूस कर दें। वी शुड रिड्यूस द सुसाइड रिलेटेड मोर्टैलिटी बाय 10% इन द कंट्री बाय 2030। 2030 तक ये एम है। इसके अलावा दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। मोटो है एनर्जाइज टू सिनर्जाइज, ठीक है ना। और दिस इज द फर्स्ट एवर नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी दैट हैज़ बीन डेवलप्ड नाउ, ठीक। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर का आने से पहले क्या क्या है हम देख लेंगे एक बार। फैक्ट्स अगर देखें तो WHO के अकॉर्डिंग ग्लोबली लगभग 8 लाख लोगों की डेथ होती है सुसाइड से हर साल, है ना। एंड नियरली 1/3 ऑफ दी सुसाइड आर अकरिंग इन द यंग पीपल, ठीक है ना। इसके अलावा जो सबसे क्रूशियल ईयर्स हैं वो हैं अमंग 15 to 29 ईयर ओल्ड्स। इसके अलावा 15 to 19 ईयर ओल्ड्स, ठीक है। इंडिया का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें ग्लोबल सुसाइड में तो लगभग 1990 में ये 25.3% था। 2016 में ये 36.6% था, है ना। एंड ये मतलब विमेन की बात अगर करें तो, और मेन की अगर हम बात करें तो 18.7% से बढ़ करके 24% के आसपास ये है ग्लोबल सुसाइड का, है ना।
इसके अलावा अगर हम देखें तो अब जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। स्ट्रैटेजी में ऑब्वियस बात है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली रहेगी, लेकिन जो ओवरऑल की एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रैटेजी के मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, होम अफेयर्स की हो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की हो, एजुकेशन की हो, वुमेन चाइल्ड, उन सबको इंक्लूड किया गया है। दूसरा, निमहंस जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, उसको एंकर रोल प्ले करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा टाइम बाउंड एक्शन प्लान गवर्नमेंट जो है वो ले आउट कर चुकी है। इसके अलावा इफेक्टिव सर्विलेंस मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर सुसाइड प्रिवेंशन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये लिख लो आप लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव सुसाइड सर्विलेंस मैकेनिज्म फॉर सुसाइड प्रिवेंशन फॉर इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 सालों में क्या करना है, 3 सालों में अगले सुसाइड प्रिवेंशन का एक इफेक्टिव सर्विलेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके अलावा इस्टेब्लिश द साइकियाट्रिक ओपीडी, एक साइकियाट्रिक ओपीडी प्रोवाइड सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज थ्रू डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्लान इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों के अंतर्गत सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक आपका इस्टेब्लिश करना है एक साइकियाट्रिक ओपीडी जो कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्लान के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, 5 सालों के अंदर। इसके अलावा 8 सालों के अंदर क्या करना है, टू इंटीग्रेट द मेंटल वेलबींग करिकुलम इन ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स। इंटीग्रेट करना है मेंटल वेलबींग करिकुलम को ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विद इन 8 ईयर्स। इसके अलावा एक और चीज़ करना है, स्टिग्मा को रिड्यूस करना, जो सुसाइड रिलेटेड स्टिग्मा है ना, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो सुसाइड से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ जो स्टिग्मा हो जाता है सोसाइटी में, उसको भी कम करना है। काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा जैसे इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं, जैसे कि सुसाइड के जो मीन्स हैं उनको, उनके तक रीच जो है उसको कम करना है, पेस्टिसाइड्स लोगों को ना मिले इजीली, है ना। मीडिया का रोल इंप्रूव करना है, अवेयरनेस फैलानी है, डीस्टिग्मेटाइज करना है मेंटल हेल्थ को, रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग करनी है सुसाइड की, रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा डेटा कलेक्शन सुसाइड का उसको स्ट्रेंथन करना है ना। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी द की पार्ट एंड सोसाइटी का जो कम्युनिटी का रेजिलियंस उसको बढ़ाना है, सोसाइटल एटीट्यूड चेंज करना है, सोसाइटल बिहेवियर चेंज करना है, ये सारी चीज़ इसकी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री इन क्राइसिस। अब दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री क्यों क्राइसिस में है, दार्जिलिंग टी की 2 रीजंस मैं आपको बताता हूँ, लिख लो आप लोग। पहला तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो उसका आउटपुट है वो इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो आउटपुट है वो इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा, जो नेपाल से सब स्टैंडर्ड टी आ रही है, नेपाल से घटिया क्वालिटी की जो चाय आ रही है, उस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा दार्जिलिंग टी को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। अब देखो, दार्जिलिंग टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको शैम्पेन ऑफ टीज़ कहा जाता है, द शैम्पेन, चंपागनी ऑफ टीज़ या शैम्पेन ऑफ टीज़ आप बोल सकते हैं। और इंडिया का ये पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2004 में दिया गया था इसको, फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव अरोमा एंड फ्लेवर। इट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट द जीआई टैग इन दैट, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग टी काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है उस रीजन में, लगभग 55,000 वर्कर्स हैं जिनको दिया जाता है, एंड बहुत सारा इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो ट्रेड यानी एक्सपोर्ट के लिए जाता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको कैसे अब गवर्नमेंट फोकस करती है इसको बढ़ाने के लिए। अगला है इंडस्ट्री अर्जेस द गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश इंडिया रेयर अर्थ मिशन। अब यहाँ पर जो CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है, उसने गवर्नमेंट से कहा है कि भैया आप लोग एक इंडिया रेयर अर्थ मिशन स्टार्ट करो ताकि हमारा चाइना पे रेजिलियंस कम हो। रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर आपको पता है कि वर्ल्ड 97% तक चाइना पे डिपेंडेंट है, 97% इम्पोर्ट जो है वो चाइना से होता है, ठीक है ना हमारा। अब यहाँ पे अगर देखें रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आपको पता है ना रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 15 तो आपके लैंथेनॉइड्स ग्रुप के हैं, 15 आर फ्रॉम द लैंथेनॉइड्स पीरियोडिक टेबल में, और 2 जो हैं आपके स्कैंडियम और येट्रियम है, स्कैंडियम और येट्रियम। लेट मी शो यू द 15 लैंथेनॉइड्स। पीरियोडिक टेबल का 6th पीरियड में आपको लैंथेनॉइड्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको देखो लैंथेनम, सेरियम, प्रेसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलिमियम, अर्बियम, थुलियम, येटर्बियम एंड ल्यूटेशियम। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। आपसे यूपीएससी अगर पूछेगा तो पूछेगा इनमें से कौन से हैं कौन से नहीं हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप याद रखेगा।
अब सीआईआई ने यही ऑफर दिया है इनको कि भैया रेयर अर्थ को जो है वो क्रिटिकल कंपोनेंट बना दो इंडिया के डीप सी मिशन का। जो इंडिया का डीप ओशन मिशन है उसका एक क्रिटिकल कंपोनेंट रेयर अर्थ मिनरल को दे दो। हमारे यहाँ जैसे देखो, अगर आप तो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं ज़्यादातर उसमें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। 97% जो क्वांटिटी है वो चाइना से ही इंपोर्ट हो रही है ना, याद रखिएगा। कुछ रेयर मिनरल्स और में जैसे थोरियम को हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, इंडिया जो है थोरियम को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी के अलावा बाकी को हम नहीं दे रहे हैं। तो थोरियम तो आपका जैसे एक इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड भी है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड भी है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैंडल करता है। उसके लिए सजेशन दिया गया है कि जो आपका इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट है उसको, रेयर अर्थ लिमिटेड है, उसको आप 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दीजिए। तो एक तो आपकी एटॉमिक एनर्जी वाला ब्रांच रहेगा ही रहेगा जो थोरियम और इन सबको देखेगा, दूसरी जो ब्रांच रहेगी वो दूसरे मिनरल्स को देखती रहेगी कम से कम, है ना। तो ये आपको यहाँ पे ऑथर ने यहाँ भी यही चीज़ भी बोली है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं। कल की कुछ और देख लेते हैं। कल की न्यूज़ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि रशिया ने ऑफर किया है एडवांस्ड फ्यूल ऑप्शन फॉर कूडनकुलम प्लांट। कूडनकुलम आपको पता है न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रशिया की मदद से सेटअप किया गया है, और ये जो फ्यूल है नया जो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये एडवांस्ड फ्यूल है फॉर इंडियाज़ लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि कूडनकुलम में है। और ये फ्यूल अलाउ करेगा रिएक्टर्स को टू रन फॉर एन एक्सटेंडेड 2 ईयर साइकिल विदाउट स्टॉपिंग टू लोड फ्रेश फ्यूल। फ्रेश फ्यूल आपको 2 सालों तक फिर लोड नहीं करना पड़ेगा। और ये जो कंपनी है TVEL, ये याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूल डिवीजन जो रोसैटम है उसकी न्यूक्लियर फ्यूल डिवीजन की दूसरी पार्ट है TVEL। और अभी तक जो फ्यूल है उसका 18 मंथ का साइकिल है, फ्यूल साइकिल है, एंड फ्रेश लोड करना पड़ता है 1.5 ईयर पे। तो TVEL ने नाउ ऑफर किया है नया जो फ्यूल है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फ्यूल, ATF एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फ्यूल, जिसका फ्यूल साइकिल 24 महीनों का रहेगा। मतलब 24 महीनों तक आपको फ्यूल लोड नहीं करना पड़ेगा, 2 साल तक के बाद ही आपको फ्यूल दोबारा लोड करना पड़ेगा। कल का जो एडिटोरियल था वो था COP27 एंड द एम्बिग्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे देखो जो बात चल रही है वो लॉस एंड डेवलपमेंट फंड की चल रही है कि आपने लॉस एंड डेवलपमेंट फंड बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लॉस एंड डेवलपमेंट फंड बनाया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसमें कहीं पे भी क्लियरली ये नहीं लिखा है कि इस फंड को पैसा कहाँ से आएगा, इस फंड के पैसे कहाँ से आएगा। पहली चीज़ तो ये क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, जो आपका CBDR का प्रिंसिपल था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो कहीं से कहीं तक क्लियर नहीं हुआ है फ्रॉम द COP27। जो भी COP27 का आउटपुट रिपोर्ट हमको मिला है उसमें कहीं से कहीं तक ये क्लियर नहीं है कि इसमें कौन सी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो मतलब ठीक है, आपने ये कह दिया कि जो कंपनसेशन है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ जो लॉस हुआ है उसके कंपनसेशन के लिए लॉस एंड डैमेज फंड रहेगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरी चीज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करनी थी, वो आप नहीं सेटअप कर पाए। जो कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल थी एक्चुअली में इन क्लाइमेट चेंज के लिए, तो कहना चाहिए तो USA, यूरोप, ये सब कंट्रीज़ है ना, चाइना, USA, यूरोप, यही कंट्रीज़ है ना जो कि रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने इतना ज़्यादा किया कि इतना क्लाइमेट चेंज हुआ, कि इनके यहाँ इतना डिजास्टर हुआ, ठीक है, कंपनसेट आप कर दोगे, लेकिन जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात रहती है, अकाउंटेबिलिटी लेने वाली बात रहती है, वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं मिसिंग था, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन हाईलाइटेड इन दिस, कि जो बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक तो सेटअप नहीं हो पाई। दूसरा, हाँ, हालांकि आपने ये जरूर कह दिया कि आप उसको कंपनसेट करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सामने नहीं आ पाए। इसके अलावा 2009 में आपने $100 बिलियन के लिए कोपेनहेगन जो समिट था उसमें आपने $100 बिलियन देने के लिए कहा था, वो आप आज तक नहीं दिया। प्लस आपने इस बार भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि कौन कौन सी कंट्रीज देंगी इसमें, इस फंड में जो $1 ट्रिलियन का फंड आप बता रहे हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। आप ये सारी चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा ऑथर ने कि जो LND फंड है, इससे जो लाइन थी विक्टिम और परपिट्रेटर की वो और ब्लर हो गई है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गई है। और क्या प्रैक्टिकल मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये अभी भी इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो ऑथर ने कहा कि इंटरेस्टिंग हो कि हम देखें कि किस तरीके से फ्यूचर में इसको ड्रॉ किया जाता है। हाँ, हो सके तो आप ज़रूर लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करने की कोशिश करिए कि कौन सा व्यक्ति लायबल है, कौन सा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है।
अब अभी आपको पता होगा कि असम और मेघालय के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एनएचआरसी के पास कंप्लेंट भी की है मेघालय को लेकर के, असम को लेकर के। तो एक तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ज्योग्राफिकली मैं थोड़ा आपको एक चीज़ बता दूं कि मेघालय को कई लोग बोलते हैं कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द हिमालयाज, कई लोग इसको हिमालय का पार्ट समझते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग नोशन। मेघालयाज आर द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, याद रखिएगा। मेघालय जो है वो एक्सटेंशन है किसका? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। और जैसे आपका ये वाला पार्ट, जैसे मैं आपको बताऊँ कि दिस इज योर, सपोज करो द पेनिनसुलर प्लेटू इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का है ना, तो पेनिनसुलर प्लेटू, फिर इसके बीच में आता है मालदा गैप। जैसे राजमहल हिल्स के बाद आपका आता है मालदा गैप, और मालदा गैप के बाद इधर नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में मेघालय, जिसमें आपका गारो खासी जयंतिया आता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, नॉट ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज का जो है वो ईस्टर्न हिल्स जो है पूर्वांचल, उसमें पटकई, नागा, मीज़ो, ये वाले हिल्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। लचित बोरफुकान आपको पता ही है कि 1622 में इनका जन्म हुआ था, और वो अहोम किंगडम के सेना नायक थे, जो कि 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट लड़ा गया था मुगल्स और अहोम किंगडम के बीच में, तो उसमें उन्होंने विक्ट्री दिलाई थी, ठीक है ना। इसके अलावा जस्टिस BN श्री कृष्णा, जिनके कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई है आपके डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है फिर से एक बार, तो उन्होंने खुद ने कहा है कि दिस बिल इज़ फंडामेंटली फ्लॉड, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है। दो ही रीजंस उन्होंने दिए हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो राइट, जो आपका फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। इसके अलावा कंसेंट मैनेजर का जो आइडिया इस बार लाया गया है, कंसेंट मैनेजर का आइडिया वो अच्छा आइडिया लाया गया है। तो कंसेंट मैनेजर होते क्या है? कंसेंट मैनेजर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी रहेगी, जो कि जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी टू मैनेज द डेटा सब्जेक्ट्स कंसेंट फॉर शेयरिंग डेटा थ्रू एन इंटर ऑपरेबल सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म। तो मतलब ये जो कंसेंट मैनेजर रहेगा वो पूरा कंसेंट को मैनेज करेंगे और इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ के रूप में रहेंगे। इसके अलावा डेटा बोर्ड इज अ क्रिएशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव विद नो गाइडलाइंस ऑन इट्स कंपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट, क्वालिफिकेशंस ऑफ द चेयर एंड मेंबर। तो उन्होंने कहा कि डेटा बोर्ड का तो आपने बोल दिया है, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कोई चीज़ के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन नहीं आई है। एंड ऐसा ना हो कि ये गवर्नमेंट की ही कैप्टिव बन जाए, मतलब कि इसकी कोई इंडिपेंडेंस ना रहे, है ना। तो रेगुलेटर तो है नहीं ये, तो एक कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि गवर्नमेंट की एक आर्म के रूप में बन जाएगा ये जो डेटा बोर्ड है वो भी, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि जो सारे जो वाइटल्स हैं उनको गवर्नमेंट होल्ड करके रख रही है, और फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी भी इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर इम्पैक्ट होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।